तो आज के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 15 जुलाई 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है किल स्विच फॉर एप्स। देखो किल स्विच क्या होता है और इसका फंक्शन क्या है। किल स्विच का अपने आप में आपने यूजुअली फैक्ट्रीज और ये सारी जगहों पे देखा होगा, यहीं से इसका कंसेप्ट आया है। किल स्विच एक आपका ऐसा बटन होता होता है, मतलब फैक्ट्रीज के पहले एग्जांपल में बात करूं फिर एप्स के ऊपर आता हूं, जहां पे अगर उस बटन को लेट्स सपोज एक पूरी प्रोडक्शन लाइन चल रही है, इस प्रोडक्शन लाइन के अंदर कुछ भी गड़बड़ होने लगी, कोई मशीन कुछ गड़बड़ी करने लगी है या कोई प्रोडक्ट्स इधर उधर हो गए हैं, कुछ भी हो गया है, और सारी प्रोडक्शन लाइन को सडनली रोकना है, या कोई पर्सन जो एम्प्लॉय था वो कहीं पे किसी मशीन में उसका हाथ आ गया, उसमें फंस गया, ये सारी की सारी चीज को अगर सडनली रोकना है, आपके यूजली किल बटन के बटन बने होते हैं ये लाल कलर के, उससे दबाओगे सारी की सारी प्रोडक्शन लाइन साथ की साथ जहां होती है वहीं रुक जाती है। तो इसे यहीं से नाम आया किल स्विच के, साथ ही साथ सारा काम रोक देना, उस चीज को किल स्विच कहते हैं। ठीक है। आपकी किल स्विच बेसिकली आपके एक ऑप्शन होता है। अब एप्स के ऊपर कैसे ये काम करता है, आपके किल स्विच ऑप्शन होता है एप्स के अंदर कि एप्स चाहे कभी भी आपका डेटा, मतलब जो उन्होंने कलेक्ट किया होता है, उसे अगर कभी डिलीट करने की जरूरत पड़े, वो एक सिंगल बटन से वो सारा डेटा साफ कर सकते हैं। या अगर कोई ऐप का वो फंक्शन बंद करना चाहे, कोई फंक्शन खराब हो चुका है आपका, एक बटन से सारा का सारी उस ऐप का वो सेक्शन बंद हो सकता है। ऐसे बटन को, ऐसी चीजों को किल स्विच कहते हैं। सो बेसिकली आपके ऊपर, अगर आपको पता हो आजकल ऊबर फाइल्स की कंट्रोवर्सी चल रही है, ऊबर कितनी कंट्रीज में कैसे कैसे गलत प्रैक्टिसेस कर रही थी, अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए टैक्स चोरी कर रही थी, जैसे इंडिया के अंदर टैक्स चोरी कर रही थी, ये सारी की सारी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। कोई बात नहीं, उम्मीद ये कल करेंगे, ठीक है, वो उसके लेक्चर का, अभी इस चीज का, ठीक है, कल पूछना। तो ये जो चीज है किल स्विच, तो ऊबर इससे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है ऊबर को लेके, ऊबर की प्रैक्टिसेस को लेके, क्योंकि उबर बहुत सारे देशों में जब भी गवर्नमेंट को कोई डेटा सबमिट करना होता था, ये गवर्नमेंट कोशिश करती थी उनके ऐप से डेटा डिराइव करने के लिए, उससे पहले ही वो किल स्विच अप्लाई करके वो डेटा ही उड़ा देते होते थे या एक्सेस बंद कर देते थे। तो ये सारी चीजें कारण, अब जो उबर पहले कहता था ये रैंडमली हो गया, ये हमारा प्रोसेस है, कुछ है, अब उनके इंटरनल ईमेल्स निकल के आ रही हैं जिससे पता चल रहा है कि वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे थे, और किस क्या सोच के साथ कर रहे थे, वो सारी की सारी ईमेल्स निकल के आ रही हैं। तो ऊबर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में है, स्कैम पूरा का पूरा ऊबर का निकल के आ रहा है। तो ये किल स्विच और भी जगहों पे अप्लाई होता है, जैसे कि आजकल जो आपके फोन है ना, फोन्स के अंदर एक आपने फीचर पढ़ा होता है कि फाइंड माय फोन, के फोन ढूंढना हो। इसके अलावा आजकल आपके सारे स्मार्टफोन्स के अंदर ना किल स्विच का ऑप्शन भी आने लग गया है, मतलब अलग अलग नाम से होगा ये। किल स्विच में ऑप्शन में होता क्या है कि आपके सारे के सारे जो भी आपका फोन है, लेट्स सपोज कभी फोन चोरी हो गया, अब इसके अंदर क्योंकि आपका सेंसिटिव डेटा भी पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है, किसी गलत इंसान के हाथ ना लग जाए, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप ऑनलाइन जाके किल स्विच, अपने फोन जिस आईडी से चल रहा होता है उसमें लॉगिन करके आप अपने फोन को कमांड दे दो किल स्विच की। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी आपका फोन कनेक्ट होगा इंटरनेट से, जब भी वो ऑन होगा, उसके अंदर साथ के साथ कमांड आ जाती है किल स्विच की। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपकी किल स्विच काम करता है। तो अगर आपने अपने फोन को जैसे कमांड दे दी, आपके फोन के अंदर से सारा डेटा उड़ जाएगा और वो फोन यूजलेस हो जाते हैं। तो जब से ये किल स्विच आया है ना, तो एक्चुअली दुनिया भर में जो फोन की चोरी है ना, वो कम होगी, क्योंकि फोन बिल्कुल ही रिडंडेंट, यूजलेस हो जाता है, फोन उसके बाद ऑन ही नहीं होता। ये फोन के अंदर बहुत मेजर फीचर इंट्रोड्यूस किया गया था 2000 कुछ साल पहले, मतलब इंट्रोड्यूस किया 2015-16 उस टाइम, 2013-14 के करीब। ठीक है, 2014 में आपके अमेरिका में ये प्रपोज किया गया था, उसके बाद से इंट्रोड्यूस हुआ है। और ये फीचर यही काम करता है कि आपका साथ के साथ सारा फोन, सारी विंडो अंदर से सब कुछ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सब उड़ा देगा। तो वो
उसके बाद ऑन ही नहीं होगा, तो फिर चोरों के लिए कोई फायदा ही नहीं रहता। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से सेकंड करंट अफेयर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के बारे है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस बेसिकली आपके एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें इंश्योरेंस कवर ना बहुत कम है। आपके 95% से ज्यादा फार्मर्स के पास किसी भी टाइप का कोई इंश्योरेंस नहीं है। ये इंश्योरेंस किस चीज के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट होता है कि लेट्स सपोज कभी भी क्रॉप लॉस हो जाए, लेट्स सपोज अच्छी खासी पूरा अच्छा सीजन जा रहा था, सब कुछ अच्छा जा रहा था, पर हार्वेस्ट के टाइम अंधेरी तूफान बारिश आ गई, साथ के साथ सारी फसल बर्बाद हो गई, किसान का तो पूरा 6 महीने साल जो उसने लगाए हैं वो सारी की सारी बर्बाद हो जाएंगी। तो इस कारण आप क्या कर सकते हो, आप हमेशा इंश्योरेंस करवा सकते हो। ठीक है, ऐसे मैटर्स में आपकी क्रॉप लॉस के चक्कर में जितनी आपने क्रॉप का आपका एरिया होता है उसके मुताबिक आपको कंपनसेशन मिल सकती होती है। पर प्रॉब्लम क्या आती है, किसान क्यों नहीं करवाते? क्योंकि कई बारी ना आपके जो ये वेदर फिनोमिनाज और ये चीजें होती हैं, जैसे कभी आग लग गई, कुछ लग गया, ये ना बहुत ही लोकलाइज्ड इवेंट्स होते हैं। लोकलाइज्ड इवेंट्स होते हैं, जैसे बारिश ही होगी, कई बार सारे के सारे जो रीजन इंश्योरेंस के लिए एक सिंगल रीजन मार्क किया होता है ना, सारी जगह पे आपने वैसे भी देखा होगा हर जगह बारिश हो ही नहीं रही होती। कई बार एक साइड पे शहर के बारिश हो रही होती है, दूसरी साइड पे हो ही नहीं रही होती। सेम चीज आपके विलेज में भी हो सकती है, आपके एग्रीकल्चरल एरिया में भी हो सकती है कि एक साइड पे बारिश हो रही है, बाकी सारी जगहों पे बारिश ही नहीं हो रही। तो अगर यहाँ पे इस साइड पे जो जिन किसानों की फसल बर्बाद होगी बाकी सारी जगहों पे नहीं हुई, तो कंपनी कहती है कि ये फिनोमिना हुआ ही नहीं, आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी। तो किसानों को लगता है कि जो हम प्रीमियम चुकाते रहते हैं, जो इंश्योरेंस भरते रहते हैं, उसका अल्टीमेटली रिटर्न नहीं आता, इस कारण उन्होंने इंश्योरेंस करवाने ही बंद कर दिए। ठीक है, आपके इस टाइम इंश्योरेंस रेगुलेटरी देखो, इंडिया के अंदर कोई भी इंश्योरेंस बेचना है, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस बेचना है, चाहे आपका जो मोटर व्हीकल के जैसे इंश्योरेंस करवाते हैं वो बेचना है, या कोई भी और इंश्योरेंस बेचना है, जैसे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जितना भी इंश्योरेंस सेक्टर है, उसके लिए नियम बनाना, उसे रेगुलेट करना इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है, IRDAI। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम है इंडिया के अंदर एक तो इंश्योरेंस कवर बढ़े, और दूसरा कैसी पॉलिसीज हों, उनके कैसे पॉइंट्स होने चाहिए, वो सारी चीजों के ऊपर ये अल्टीमेट कंट्रोल रखती है। तो ये पूरा इंश्योरेंस सेक्टर मैनेज करती है। कुछ टाइम पहले की बात है, IRDAI ने एक सिस्टम अलाउ किया था जो एग्रीकल्चर, अब हुआ क्या है, मतलब न्यूज क्या थी कि आपके नए नए इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी अलाउ किए गए हैं, एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज के लिए भी यूज किए जा सकेंगे विदाउट प्रायर अप्रूवल। तो ये जो पॉलिसी है कुछ टाइम पहले आपकी IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ, इन सब के लिए, मतलब हेल्थ, मोटर, लाइफ, इन सारे सेक्टर के लिए इंट्रोड्यूस की थी, अब एग्रीकल्चर के लिए भी अलाउ कर दी है। ये पॉलिसी क्या है, इसे कहते हैं यूज एंड फाइल सिस्टम। अब ये होता क्या है, देखो पहले क्या सिस्टम होता था, अगर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी, लेट्स सपोज LIC है, LIC भी एक इंश्योरेंस कंपनी है, LIC ने कोई भी इंश्योरेंस का पेपर फाइल करना है, मतलब कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करनी है, एक नई पॉलिसी लॉन्च करनी है, पहले सिस्टम ये होता था कि आप पॉलिसी डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हैं, पॉलिसी के सारे पॉइंट्स, पेपर, सब कुछ बनाओ और इसे अल्टीमेटली सबसे पहले IRDAI के ऑफिस में सबमिट करो। उसके बाद क्या होगा, IRDAI इस सारी पॉलिसी को रीड करेगा, इसके अंदर जो जो प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी LIC से डाउट पूछेगा, डाउट्स क्लियर करने के बाद सारी पॉलिसी के अंदर कुछ चेंज करवाने को था, चेंजेस करवाने के बाद फाइनल अप्रूवल आता है कि हाँ इस पॉलिसी को आप बेच सकते हो। तो ये जो LIC ने ओरिजिनली पॉलिसी सोची, इसके फाइनल अप्रूवल आने तक कई बारी महीनों लग जाते हैं। ठीक है, अब आपके IRDAI ने क्या किया है कि देखो कई बार क्या होता है कि कोई पॉलिसी आपके उस टाइम कोई इनोवेटिव आइडिया आ रहा होता है, किसी कंपनी को कुछ नया सोच रही होती है, वो आइडिया डिले बहुत हो जाता है। तो IRDAI ने क्या किया है कि देखो कोई भी कंपनी ऐसा कोई भी नया प्रपोजल लेके आएगी, उन्हें बस अपना ये प्रपोजल फाइल कर देना है और अप्रूवल के बिना वेट किए भी वो मार्केट में ये पॉलिसी बेचना शुरू कर सकते हैं। IRDAI के फाइनल अप्रूवल की वेट नहीं करनी, आप पॉलिसी पहले ही बेचना शुरू कर सकते हो। लेट्स सपोज अब
कोई ऐसी पॉलिसी, अब इन सारी चीजों का भी ध्यान रखा गया है, लेट्स सपोज ऐसी कोई पॉलिसी जिसे बाद में IRDAI कह दे कि ये पॉलिसी सही नहीं है, ये सारी पॉलिसी कैंसिल करो, तो जिस कस्टमर ने खरीदी थी उसका क्या होगा? देखो, पहले 1 साल के लिए जो पॉलिसी बेच दी, 1 साल के लिए कस्टमर वही पॉलिसी यूज करता रहेगा। जब अब सेकेंड ईयर आएगा तो अगर तो इस पॉलिसी में कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रॉमिस कर दिए थे, वो बेनिफिट तो देने पड़ेंगे कस्टमर को, पर उसके अलावा अगर वो पॉलिसी ही बंद की जा रही है, उसकी जगह कोई ऑल्टरनेटिव पॉलिसी कस्टमर को ऑफर की जाएगी कि आप ये वाली पॉलिसी ले लो, दूसरी वाली पॉलिसी IRDAI ने बंद करवा दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी सारी की सारी पॉलिसीज काम कर सकती हैं। इस सिस्टम को कहते हैं यूज एंड फाइल, कि बस आप फाइल कर दो, ठीक है, और उसके बाद आप यूज करते रह सकते हो, फाइल एंड यूज कह सकते हो इसे। ठीक है, मतलब पुराना सिस्टम फाइल एंड यूज था कि पहले अप्रूवल आएगा फिर यूज करो, अब अप्रूवल बाद में भी आ सकता है, पहले यूज करना आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये सारा का सारा आपका सिस्टम काम करेगा। क्लियर है? कोई भी डाउट? नेक्स्ट है प्रधानमंत्री, इसी के अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, सुन लेना। अब इसी के अंडर आपकी एक गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक हमने ओवरऑल इंडिया के अंदर लॉन्च की थी कि हम किसानों को एक बेस्ट कवरेज जो सरकार की तरफ से दी जा सके ना, और सरकार इसके अंदर योगदान दे सके, उसके मिशन से हमने ये शुरू की थी। ठीक है, पर इस पूरी पॉलिसी के अंदर मतलब फायदा क्या था? गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके जो प्रीमियम की जो भी वैल्यू बननी थी 90% सरकार ने भरनी थी और सिर्फ 10% अब किसान ने भरनी थी, बाकी सारा प्रीमियम भी आपकी सरकार चुकाने को तैयार थी। ठीक है, पर प्रॉब्लम फिर से वही रही कि जो लोकलाइज्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो लोकलाइज्ड कोई इवेंट हो गए, उसमें इस स्कीम के अंडर भी किसानों को कवर नहीं मिला, तो किसानों को बाकी 10% पैसे देना भी वर्थ नहीं लगा, दो वो बहुत ही कम कीमत थी। ओवरऑल ये स्कीम के आपको कभी पॉइंट आ सकते हैं कि हम इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? इंश्योरेंस कवर देना और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ताकि अगर कभी भी आपके फेलियर हो ना, नेचुरल कैलेमिटीज, पेस्ट, डिजीज, ये सब कुछ हो, तो आपके ये काम कर सके। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें, मतलब तब किसानों को कवर मिल सके। इसके अंदर आपके किसानों को सारी खरीफ सीजन की क्रॉप्स के लिए 2% प्रीमियम पड़ना था, मतलब जितनी भी वैल्यू का उन्होंने उगाना था उसका 2% टोटल प्रीमियम पड़ना था, जितनी भी वैल्यू का वो बिजाई कर रहे हैं उसके सिर्फ 2%, और राबी क्रॉप्स के लिए 1.5%। ठीक है, और इसकी जो भी वैल्यू बनेगी, लेट्स सपोज एक किसान चलो ₹1,00,000 की लगा लो, 10 लाख कर दिया मैंने, ₹1,00,000 की आपकी वैल्यू क्या है, 10 नहीं, सही सही लिखा था। ठीक है, हाँ, ₹1,00,000 की आपकी वैल्यू की पूरी क्रॉप उगा रहा है, तो ये मान लेते हैं खरीफ क्रॉप, तो इसका जो उसे साल के पैसे भरने हैं वो सिर्फ ₹2,000 भरने होंगे। इस 2,000 में से भी 90% सरकार दे रही थी और सिर्फ 10% आपके किसान को देना था, तो एक्चुअली कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं था। ठीक है, पर तब भी आपके किसानों ने नहीं ऑप्ट किया, क्योंकि उन्हें जैसी स्कीम चाहिए थी, जैसी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए थी, वो कहते इसमें अभी वो नहीं है। और ज्यादा सरकार को ध्यान रखना चाहिए लोकल इवेंट्स का, क्योंकि अगर लोकल इवेंट हो गए तब तो बिल्कुल तब भी कवर नहीं मिलेगा, तो लोकल इवेंट्स को किस तरीके से ट्रैक करेंगे, अभी तक उसका कोई हमारे पास सिस्टम नहीं है। तो कैसी ये स्कीम के अंदर सेंटर कितना, देखिए उम्मीद ये आपका जो 90% है ये 60-40 की रेशियो से पे किया जाएगा आपकी आर्म स्टेट्स के लिए, और जो आपकी हिली स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं वहां पे 90-10 की रेशियो से। ठीक है, इस तरीके से क्लियर है? तो इसी के बारे जितने भी पॉइंट्स हैं, क्या क्या कवर किया जा रहा है, क्या क्या नहीं कवर किया जा रहा है, वो सारी चीजें यहाँ लिखी हैं, आपको पेपर में डायरेक्टली पॉइंट्स आ सकते हैं, वो पढ़ना है आपने।
नेक्स्ट है ई रिवर्स ऑक्शन। ई रिवर्स ऑक्शन क्या है? ई रिवर्स ऑक्शन का मतलब है, ये ना आपके अब गवर्नमेंट बंद करने लगी है, ये एंड करने लगी है इसे। ई रिवर्स ऑक्शन क्या होता था? जब हम रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया के अंदर बढ़ाने के स्टार्ट किया था ना, ये 2014-15 के टाइम से चल रहा है, तब हम क्या करते थे, अगर एक लेट्स सपोज सोलर पावर प्लांट बनना है, ये सोलर पावर प्लांट किस कंपनी को अलॉट होगा, हम इसके लिए ऑक्शन रखते थे। पर ये रिवर्स ऑक्शन होता था। उसमें क्या है कि आप कितने की बिजली बेचोगे, पर यूनिट आप कितना चार्ज करोगे, जो भी यहां से बिजली बन रही है उसका ऑक्शन होगा। तो लेट्स सपोज किसी कंपनी ने कहा हम 5 रुपए चार्ज करेंगे, दूसरी कंपनी ने कहा 4.5, तीसरी कंपनी ने कहा 3 रुपए, दूसरे अगले ने कहा 2.80। तो मिनिमम अगर ये गया तो 2.80 पर यूनिट के अकॉर्डिंग आपका उससे ये साइट दे दी जाती थी। पर प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पे ये बहुत सारे लोगों ने ऑक्शन जीत तो लिए, पर उसके बाद जो हमारे इंपोर्ट ड्यूटीज हैं और ये सारी की सारी चीज है, उसके कारण वो एक विनर कर्स में फंस जाते थे, जहाँ यानी कि उन्हें अपनी बल्कि जेब से पे करना पड़ता था ये सारे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। तो इतनी कम कीमतें बिजली की होगी थी ना, इंडिया में सबसे लोएस्ट बिजली के रेट ऑक्शन में आने लग गए थे। पर होता क्या था, बाद में यही रेट्स को रिवाइज करना पड़ता था, क्योंकि कंपनी अपने पैसे ही नहीं पूरी कर पाती थी। ठीक है, इस कारण इस स्कीम को सरकार बंद ही करने लगी है, क्योंकि स्कीम के चलते हुए लॉन्ग टर्म में फिर कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाना ही बंद कर दिया, क्योंकि इतना ज्यादा लॉस आने लग गया यहाँ पे। ठीक है तो ये चीज, तो इंडिया का जैसे टारगेट है 500 गीगावाट तक हमने रिन्यूएबल एनर्जी कर देनी है 2050 तक, ताकि हम कार्बन न्यूट्रल हो सके 2070 तक। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल होने का मतलब है हम जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड किसी ना किसी तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ये सारी चीजें थर्मल पावर प्लांट से हटा के रिन्यूएबल पे लाना चाहते हैं, उसकी तरफ ही सरकार का फोकस है और ये सारी चीजें काम कर रही है। रिपीट कर दूं, ई रिवर्स का मतलब होता है कि रिवर्स ऑक्शन का ही जनरल मतलब समझाता हूँ। रिवर्स ऑक्शन का मतलब होता है, देखो ऑक्शन में नहीं तो क्या होता है, हमेशा जो ज्यादा बोली लगाएगा उसके पास हमेशा चीज जाती है। रिवर्स ऑक्शन होता है कि जो सबसे कम बोली लगाएगा उसके पास कॉन्ट्रैक्ट जाएगा। ठीक है, तो रिवर्स ऑक्शन यहाँ पे यही चीज आई कि अगर देखो यहाँ पे सोलर पावर, एक पूरा का पूरा सोलर पावर कॉम्प्लेक्स बनाना है, पार्क बनाना है, तो ये पूरी का पूरा एरिया उस कंपनी को अलॉट होगा जो कहेगा कि हम सबसे सस्ती बिजली दे देंगे। तो कितनी सस्ती दोगे, पर यूनिट कितना चार्ज करोगे, इसका एक रिवर्स ऑक्शन होता था। कोई कह रहा है 5, कोई कह रहा है 4.5, कोई कह रहा है 3, जो सबसे कम रेट बोलेगा अल्टीमेटली उसे जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से इंडिया की इस टाइम टोटल पावर कैपेसिटी जो इंस्टॉल्ड है वो है 403 गीगावाट्स, जिसमें से 114 गीगावाट्स आपकी रिन्यूएबल सेक्टर की है, बाकी सारी आपकी कोल, इसके अलावा नेचुरल गैस, सॉरी कोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, और आपके लार्ज स्केल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हो गए, उनसे बिजली प्रोड्यूस हो रही है। तो अभी सिर्फ हम ऑलमोस्ट 1/4 टारगेट पूरा कर पाए हैं, अगर हम धीरे धीरे इंडिया को पूरा रिन्यूएबल बनाना चाहते हैं। इवन जब हम 500 गीगावाट्स बिजली बनाने लग जाएंगे हमारा, तब तक इंडिया की जो जरूरत होगी वो हम मान के चल रहे हैं 1000 गीगावाट टोटल हमें पावर चाहिए होगी। तो अभी हम 25% के करीब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तब हम 50% के करीब रिन्यूएबल देंगे। तो ये सारी की सारी चीज। फोर्थ करंट अफेयर है I2U2 समिट के बारे। देखो I2U2 चार देशों की ग्रुपिंग है। I2 दो आई से देश इंडिया इजराइल, और दो यू से देश यूएसए और यूएई यूनाइटेड अरब एमारेट्स। ये चारों देश कोलैबोरेशन बिठा रहे हैं कि हम एक साथ मिलके एक तो इकोनॉमिक फील्ड में काम कर सके, दूसरा सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए काम कर सके, ठीक है, और ऐसी चीजों में अपने आप को अलाइन कर सके, इकोनॉमी, सस्टेनेबिलिटी, ऐसी सारी चीजों में। तो यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स अनाउंस किए गए हैं, जैसे यूएई ने, मतलब इस साल की मीटिंग की बात की जाए, अभी ये मीटिंग आज भी हुई है, कल भी हुई है, मतलब जो वर्चुअल मीटिंग हुई है कल हुई थी, सॉरी आपकी, यूएई ने इंडिया के लिए बोला है कि इंडिया के अंदर वो $2 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के अंदर,
ताकि इंडिया के अंदर फूड पार्क्स बनाए जा सकें जहां पे आपके ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी से फूड प्रोसेस किया जा सके, ताकि फूड वेस्टेज कम हो सके और फ्रेश खाना जगह जगह तक पहुंचे। ये कोशिश है हमारी, एक्सपोर्ट में भी इंडिया और ज्यादा बढ़ सके, ये सारी चीजें। तो यूएई इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा ये सारी चीजों में। ठीक है, ऐसे और प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस हुए हैं, जैसे हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने की बात की गई है गुजरात के अंदर, जहाँ पे 300 मेगावाट विंड और सोलर पावर एनर्जी से 300 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी, उसे भी और उसके साथ में आपकी स्टोरेज कैपेसिटी भी यहाँ पे बनाई जाएगी, जहाँ पे जो बिजली बन रही है उसे स्टोर भी करके रखा जा सके और रात को भी बिजली सप्लाई की जा सके, जब आपके सन नहीं है तब भी बिजली चलती रह सके। तो ऐसे सारे इनिशिएटिव्स अनाउंस किए गए हैं इस मीटिंग में। और इसमें इंडिया एक और चीज का भी हिस्सा, इंडिया को इन तीनों देशों ने वेलकम किया है। ये तीनों देश एक पहले भी मिशन के ऊपर काम कर रहे थे, जैसे कहते हैं एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव। इसके अंदर मिशन क्या है, एक जॉइंट इनिशिएटिव है। वाला ये बेसिकली अभी स्टार्टिंग में तो बातें ही है, ठीक है, ये होगा या नहीं होगा। हाइब्रिड का मतलब होता है दो चीजें एक साथ, हाइब्रिड का मतलब होता है दो, मतलब सेमी दोनों का। तो हाइब्रिड जैसे मैंने यहाँ पे बोला, ये हाइब्रिड का मतलब होता है, हाइब्रिड का मतलब है जैसे एक ही जगह पे सोलर पैनल्स भी लगाए जाएंगे जिससे सोलर पावर बनाई जा सके और बीच में विंड एनर्जी भी सारी की सारी लगाई जा सके। ठीक है, तो दोनों इस तरीके से आपके काम कर जाएंगे एक ही जगह पे दोनों। तो एक जगह से दो काम, उसे हाइब्रिड कहते हैं। कई बार आप गाड़ियों के पीछे भी देखोगे लिखा हुआ होता है हाइब्रिड कार। हाइब्रिड का मतलब होता है वो पेट्रोल डीजल पे भी चलती है और उसके अंदर जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के फीचर भी हो सकते हैं या ऐसे कुछ, वो हाइब्रिड होगी। तो दो फ्यूल वो एक साथ यूज करके अपना प्रोसेस चला सकती है, तो उन्हें हाइब्रिड कह देते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर इनोवेटिव मिशन फॉर क्लाइमेट। क्या है, देखो इस मिशन के अंडर प्लान ये है कि हम किस तरीके से एग्रीकल्चर को क्लाइमेट के लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और होता ही रहेगा। और ये क्लाइमेट चेंज के कारण जो हमारी प्रोडक्शन है ये गिरती ही रहेगी, जिसके कारण आपके आने वाले टाइम में ग्लोबल हंगर की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। क्योंकि अगर प्रोडक्शन गिरती है एग्रीकल्चर की, खाने की कमी बढ़ती है, तो गरीबों तक खाना कैसे पहुंचेगा? अमीर तो खरीद लेंगे, गरीब खाना कैसे खरीदेंगे? तो हमें क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर को एडजस्ट करने की जरूरत है कि बेस्ट किस तरीके से क्लाइमेट आपका मतलब क्या टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर के अंदर हो सकती हैं, किस तरीके से इरिगेशन करें, कैसे सीड्स हों, ताकि आपका एग्रीकल्चर हमेशा बेस्ट हो। फिर से वही बात जो अपाला ने पूछी थी, ये अभी टॉक शॉप, ये अभी कुछ बन के नहीं आया। ठीक है, बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बस ऐसी एग्जिस्ट करती होती हैं क्योंकि मन किया बना दिया। अगला है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, IRENA। तो ये आपकी इसका अबू धाबी यूएई के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है, मजदार सिटी के अंदर। ठीक है, इसका काम है सारी दुनिया को एक साथ जोड़ना, ताकि सारे के सारे देश, ये 2010 में 2009 में इसका फाउंडेशन है और 2010 से ही काम कर रही है। इसका काम है सारी दुनिया की कंट्रीज को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लेके आना कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर एक साथ मिलके काम कर सकें और सारी दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ा सके। देखो एक चीज तुम यहाँ पे नोटिस करोगे, ये यूएई, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जो इतना तेल बेचती हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करना चाहती है। क्यों? क्योंकि उन्हें फ्यूचर दिख रहा है कि एक टाइम पे तो तेल की डिमांड खत्म हो ही जाएगी, पैसा उसी के पास ही रहेगा जो दुनिया भर को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा। आज इसके मार्केट लीडर बनने लग जाओ, आने वाले टाइम पे तुम तब भी अमीर रहोगे। ठीक है, तो ये इन चीजों को देख के पहले ही अपने मॉडल शिफ्ट करी जा रहे हैं कि तेल से धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करना शुरू करें और फील्ड की जगह भी पैसे लगाना शुरू करें। नेक्स्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे। देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बर्ड है जो आपके राजस्थान की स्टेट बर्ड भी है, वहां की स्टेट बर्ड है। ठीक है, और ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे इसकी पॉपुलेशन, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है।
इसकी पॉपुलेशन लगातार गिरती जा रही है, मतलब ये गुजरात, राजस्थान, इस सारे एरिया में पाई जाती है। और यहाँ पे इसकी आबादी, लेटेस्ट जो न्यूज थी, इसकी आबादी अब 100 से भी कम हो चुकी है। तो ये खत्म होने के कगार पे इतनी ज्यादा है कि सिर्फ 100 से कम बर्ड्स बची हैं पूरी दुनिया में। ये पाई ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जाती है, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान साइड पे, जो राजस्थान की साइड, गुजरात की साइड पाकिस्तान है, बस उस साइड पे और इस साइड पे। ठीक है। और इसमें भी पाकिस्तान साइड पे तो अभी भी हंटिंग होती है इसकी, तो वहां पे तो और भी ज्यादा मारी जा रही हैं। जितनी बची हुई हैं वो इंडियन साइड पे ही हैं। और इंडियन साइड पे भी लगातार ये कभी पावर केबल्स और ये सब में फंस जाती हैं, तो इस कारण ये मारी जा रही हैं। और इसकी आबादी इंडिया के अंदर अब 100 से भी कम, तो इंडिया ही इसका मेन सेंटर है, उसके अंदर 100 से कम इसकी आबादी रह गई है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये बर्ड खत्म ही हो जाए। ठीक है। इंडिया के अंदर ये पूरी प्रोटेक्टेड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल 1 एनिमल है। शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वो वाले जानवर होते हैं जिन्हें 100% प्रोटेक्शन है, और उन्हें कोई भी हार्म नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है। तो ये थे आपके आज के